नमस्कार, वेलकम टू वेदअप। आज से हम प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट की शुरुआत करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट हुआ या CISI, ये सब क्या है? ये टोटल परसेंटेज जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने परसेंटेज के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वह परसेंटेज के वीडियो जाके देख लें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करें। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी है, जैसे कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस जिसको अंकित मूल्य बोला जाता है, डिस्काउंट क्या होता है। कुछ चीज़ें अगर सीख लेंगे और बाकी टोटल जो हमारा पीछे परसेंटेज में हमने सीखा है उसी को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके। आराम से हम हर एक चीज़ सीखेंगे और उसके साथ में क्वेश्चन करते जाएंगे, जिससे आपको क्या कॉन्सेप्ट पूरी तरह से उसी समय क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले समझो कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या समझते हैं कि कास्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है। या हम और साधारण भाषा में कहें कि चूंकि हमको क्या इसमें लेन देन खरीद और विक्रय होता है, तो कभी कभी देखो आप क्या होता है कि जो व्यक्ति सामान का उत्पादन करता है, यानी जिसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, यानी पहले क्या होगा, किसी सामान का मैन्युफैक्चर होगा, राइट। पहले किसी सामान का मैन्युफैक्चर होगा जिसे हम प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं, सॉरी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, राइट। उसके बाद क्या होगा, जहाँ से मैन्युफैक्चर होगा जो प्रोड्यूस करेगा वह होलसेल को बेचता है। या तो आप अपने रियल लाइफ में देखते होंगे कि जैसे अभी हमको कोई सामान लेना होता है तो सबसे पहले जैसे मान लो कि आपको कोई भी सामान, जैसे अगर हम कहें कि पार्ले जी बिस्किट ही लेना है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो पार्ले जी कंपनी है वो प्रोड्यूस करेगी उस बिस्किट को, फिर वह वहाँ से होलसेलर के पास जाएगा, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, डीलर भी बोल सकते हैं। फिर उस डीलर से क्या होगा, शॉपकीपर के पास जाएगा, यानी दुकानदार, जहाँ से हम क्या सामान खरीदते हैं, शॉपकीपर हो गया। या जिसको आप क्या बोल सकते हो, अगर इसको हम एक भाषा बोले तो इसको बोला जाता है रिटेलर। उस रिटेलर में क्या शॉपकीपर भी हो सकता है या सेल्स पर्सन भी होते हैं, ठीक है। और इस सेल्स पर्सन के बाद हमारे या शॉपकीपर के बाद क्या आता है, फाइनली हमारे हाथ में आता है, यानी कस्टमर के हाथ में आता है। तो इतनी प्रक्रिया होती है। हालांकि आज ई कॉमर्स का समय है, तो हम फिर भी उसमें क्या होता है, ई कॉमर्स जैसे प्रोड्यूसर होता है तो वह भी किसी न किसी होलसेलर या किसी के थ्रू, अगर अमेजन पे ही बेच रहा है सामान तो एक तरह से अमेजन क्या है, उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट अपने आप से नहीं बेच पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बीच में इतनी प्रक्रिया होती है। तो हमको बस छोटा छोटा समझ लेना है कि जानते रहिए कि कैसे क्या होता है किसी वस्तु का उत्पादन और हमारे हाथ में कैसे पहुंचता है, उसकी इतनी प्रक्रिया होती है। अब हम आगे समझेंगे कि कास्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो पहला हम समझते हैं कि कास्ट प्राइस क्या होता है। कास्ट प्राइस, ठीक है, इसको बोला जाता है हिंदी में क्रय मूल्य या लागत मूल्य। या हम यहाँ पे पूरा समझ रहे हैं तो हम इसको लागत मूल्य आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वहाँ पे लागत मूल्य लिखा रहता है कि इतना लागत मूल्य, वह कास्ट प्राइस ही होता है। लेकिन अभी हम इसको यहाँ पे केवल क्रय मूल्य बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लागत मूल्य से मतलब हुआ कि मैन्युफैक्चर किसी सामान को बनाने में कितना टोटल कास्ट आया, तो वह मैन्युफैक्चरिंग प्राइस मतलब यहाँ पे लागत मूल्य होगा जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे। और जब ये मैन्युफैक्चर होने के बाद होलसेलर के थ्रू होते हुए शॉपकीपर रिटेलर के पास आता है, ठीक है। यानी जो हमारे रिटेलर के पास आता है वह हमारा कास्ट प्राइस होता है। थोड़ा सा देखो, इसमें कोई आप ऐसा कंफ्यूज मत होना, बस मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप समझ जाओगे क्वेश्चन में। इस तरह से कभी इतना डीपली इस तरह से इनका यूज नहीं होता, लेकिन आप समझते रहो
कि अगर हमारे पास रिटेलर के पास जो आता है वो हमारा क्या होता है, जो रिटेलर पैसा पेड करता है होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को, वह कास्ट प्राइस होता है। ठीक है। और कभी कभी होता है कि जैसे अगर मान लो कोई दुकानदार सामान खरीदता, हो सकता है उस पर कुछ टैक्स लगे हो, या हो सकता है उसको कुछ कमीशन पे करना पड़े, या हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन टैक्स देना पड़े। तो इस तरह की जो ओवरबर्डन खर्च आता है, ओवरहेड खर्च आता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ओवरहेड प्राइस या ओवरहेड एक्सपेंस बोला जाता है। तो कास्ट प्राइस को आप सीपी से डिनोट करते हो, राइट। और हमारा एक होता है एसपी। एसपी का क्या मतलब होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हुआ, सेलिंग प्राइस वह हुआ जिसको हिंदी में बोला जाता है विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस वह हुआ जब जिस पे एक कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट फाइनली आता है। जब आप दुकान पे या कहीं भी जो भी सामान खरीदते हो, जो आपके हाथ, जो आप पैसा पेड करते हो दुकानदार को, उसको सेलिंग प्राइस बोला जाता है। या इस तरह से बोल सकते हैं कि दुकानदार किसी सामान को कितने में बेच रहा है, वह उसके लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा और अगर आसान भाषा में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि मान लेते हैं किसी उत्पाद को बनाने में किसी कंपनी को 100 रुपया लगता है, यानी 100 रुपये में कोई एक समझ लो खिलौना बनाता है कंपनी, फिर वह होलसेलर को सेल कर देता है। ठीक है। कुछ अपना प्रॉफिट या मार्जिन रखने के बाद फिर यह होलसेलर क्या है, शॉपकीपर को पे करता है। देखो इस कंडीशन में अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर हम पहले यहाँ से देखते हैं कि ये मैन्युफैक्चरर जो कास्ट आया, मान लो ये 90 रुपया में इसको पूरा कास्ट लगा, लेकिन इन्होंने क्या है कि 10 रुपये बढ़ा के, क्योंकि ये कुछ अपना प्रॉफिट लाभ कमाना चाहते तो 100 रुपये अंकित किया मूल्य। ठीक है। अब इस 100 रुपये के सामान को इन्होंने क्या है, होलसेलर को बेच दिया। तो यह 100 रुपया इस मैन्युफैक्चरर के लिए कास्ट प्राइस होगा, सॉरी कास्ट प्राइस इसके लिए कितना होगा, 90 रुपया, क्योंकि 90 रुपया इनको लागत मूल्य आई। लेकिन इन्होंने सेल कितने में किया, 100 रुपया में, तो यह 100 इनके लिए क्या होगा, एसपी। यह 100 रुपया इसके लिए एसपी होगा, जो होलसेलर इतने रुपये में खरीद के लाएगा। लेकिन जब अब यह 100 रुपये में अगर यह सामान को बेचे या कुछ अपना और इसमें 10 रुपये ऐड कर ले, मान लो ट्रांसपोर्टेशन है, अब यह 110 रुपया इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया। अब इस 110 रुपये में यह दुकानदार को बेच देता है। अब दुकानदार भी यहाँ से लेके आया, यह भी कुछ अपना मार्जिन रखा, मान लो 5 रुपया रखा, तो आखिरकार इसको कितना पड़ा। ठीक है। यानी अब इसने अपना जो दुकानदार था, शॉपकीपर था, वह इसको 115 रुपये में अंकित कर देता है, और यह फाइनली 115 रुपये में कस्टमर को सेल कर देता है। तो कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 115 रुपया। या शॉपकीपर का जो सेलिंग प्राइस हुआ कितना, 115, इसके लिए कास्ट प्राइस कितना है, 110 रुपया। तो आप समझ पाए कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए सीपी इतना था, इसने कुछ फ़ायदा कमाने के लिए 10 रुपये बढ़ा के मूल्य रखा, 100 रुपया, उस 100 रुपया को बेचा, तो ये 100 इसके लिए एसपी हो गया, तो 100 इसके होलसेलर के लिए भी एसपी होगा। जब 100 रुपये में होलसेलर ने खरीदा तो वह भी कुछ फ़ायदा कमाना चाहता है, इसलिए क्या है कि वह कुछ बढ़ा के दाम बेचेगा। तो उसने बोला कि भाई हमारा 10 रुपये, हम इस पर 10 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो 10 रुपये इसने ऐड कर दिया, तो अब 110 रुपया जो हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो यह सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसने खरीद के लाया 110 रुपये में शॉपकीपर ने, अब यह भी कुछ लाभ कमाना चाहता है, तो यह क्या किया, 5 रुपया इस पर अंकित कर दिया। अब इस 115 को कस्टमर को बेच दिया, तो कस्टमर को 115 रुपया पे करना पड़ा, तो यह क्या हुआ, उसका सेलिंग प्राइस। तो देखो अब हम समझते हैं अगला, यानी अब हमको समझ में आ गया, आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया कि सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है। कास्ट प्राइस बेसिकली यह होता है जो आप के लिए लागत लगता है एक तरह से। जैसे अगर आपने कोई सामान खरीदा, मान लेते हैं आप एक बाइक खरीदते हो 50,000 की, तो आपके लिए क्या है, वह आपका लागत मूल्य लगा, आपने इतना पे किया। और यह अगर आप इसी बाइक को अब किसी सामने वाले को, आगे वाले को बेचना चाहोगे, तो वह आपके लिए क्या हो जाएगा, वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। फिर आप चाहे 50,000 में बेच दो, चाहे 40,000 में बेचो, या चाहे 60,000 में बेचो, तो जब आप किसी को बेच रहे हो तो वह सेलिंग प्राइस होगा। जब आप खरीद रहे हो उसी सामान को, ठीक है, दूसरे से, तो वह उसके लिए सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन आपके लिए क्या होगा, कास्ट प्राइस होगा। अब कुछ और कॉन्सेप्ट है इसमें, जैसे प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें मुझे लगता है सबको पता है कि प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस।
क्यों? प्रॉफिट भाई तभी होगा ना अगर आप 100 रुपये की सामान है और इसको 110 रुपये में बेच रहे हो, तभी तो आप कहोगे कि मुझे 10 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है। तो प्रॉफिट क्या हुआ? आप कहोगे सेलिंग प्राइस में से अगर हम कास्ट प्राइस घटा दें तो हमारा प्रॉफिट होगा। अगर हम आपसे पूछें लॉस क्या होगा तो आप कहोगे जस्ट रिवर्स। भाई लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम 100 रुपये की सामान हमको लागत लगा किसी प्रोडक्ट को बनाने में और इसको हम 90 रुपये में ही बेच रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है? 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक, तो आप कहोगे क्या हो जाएगा? CP माइनस में SP। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब थोड़ा सा हम एक चीज़ समझते हैं। अब जब अगर आप CP और SP समझ गए तो अब हमारा एक रिलेशन हमको समझना है कि CP अगर हमको दिया हो तो हम SP कैसे फाइंड आउट करते हैं, या SP दिया हुआ तो हम CP कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हमने बोला कि अगर 100 रुपये की कोई सामान है, यह आपके लिए लागत मूल्य है और आप चाहते हो कि जो आपका प्रोडक्ट आपको बनाने में जो जितनी लागत आई उस पर आप 10% यानी आप लाभ कमाना चाहते हो 10% का, तो आप क्या कहोगे कि मैं इसको 10% पे लाभ कमाने का मतलब है कि मैं 10% इसके दाम से अधिक पे बेचूंगा। तो 100 रुपये का 10% कितना होगा? आप कहोगे 10 रुपया। तो आप इस सामान को कितने बेचोगे? आप कहोगे 110 रुपये में अगर मैं बेचूं तो मुझे क्या 10% का लाभ होगा, क्योंकि 10% इसका कितना है? 10 रुपया। तो 10% अधिक मूल्य पे बेचना है तो हम इसको कितने में बेचेंगे? 110 रुपये में। इसी को आप बोलते हो कि भाई CP है। ठीक है, अगर हमारा CP 100 है और हम इसको चाहते हैं कि हमको इसको 10% लाभ पर बेचें, आप सीधा कहोगे कि हम क्या करें? 100 को 110 रुपये में 110 बटा 100%। ठीक है, ये हमको कितना दे देगा? 110 रुपया। या डायरेक्ट कहो 10% लाभ पे बेचना चाहते हो तो यह कितना हो जाएगा? इसका 10% 10 और 110 पे बेच देंगे। या ऐसे कहो कि कोई नंबर 100 है उसको हम 10% से बढ़ाना चाहते हैं, तो 10% से बढ़ाना मतलब क्या हुआ? 100 का 10% 10 तो 110 हो जाएगा। तो भाषा वही है, बस हमको बोलने का तरीका अलग है। तो इसीलिए अगर हमको अगर CP दिया हो, CP अगर हमको दिया हो तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड आउट कर लोगे। कैसे? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो P डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इक्वल्स टू SP। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा ये सब चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी भी इसका यूज कहीं आपको करने को नहीं मिलेगा। आप सीधा जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जानते हैं बस उसी को अप्लाई करना है। और अगर लॉस हो रहा है तो आप क्या कहोगे? लॉस हो रहा है तो आप 1 माइनस L/100 कर दोगे। ये हमारा क्या? SP दे देगा। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि यह तो बिल्कुल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि यदि हम किसी नंबर को, X नंबर को अगर हम 10% से बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि 1 + 10/100। आपने फार्मूला पढ़ा होगा अगर, तो इस तरह से होता है। या इसको आप बोलोगे 10% बढ़ा रहे हैं तो 100 में 10 जोड़ दो बटा 100 कर दो। ये बात वही हुई कि 100 + 10 110 हो जाएगा। ये नंबर कितना हो जाएगा? 110 बटा में 100। लेकिन मैंने बोला था आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नंबर 10% से बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? 1/10। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमको मिल जाएगा 11/10, तो वह नंबर 11/10 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज अगर आपने पढ़ा होगा तो फिर इन सब चीज़ों में कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। और अगर आपने परसेंटेज इस तरह से नहीं पढ़ा तो आप परसेंटेज की वीडियो जाके देख लीजिए मेरा, पीछे मैंने इन सारी चीज़ों को बता रखा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे समझनी है वह क्या है, जो बहुत से लोगों को नहीं पता होती है, और ये एग्ज़ाम में जब उस तरह से क्वेश्चन आता है तो उनको वहाँ पे वे गलत कर जाते हैं। कि देखो एक चीज़ आपको हमेशा समझना है कि जो प्रॉफिट होता है या लॉस ऑलवेज काउंट्स ऑन कास्ट प्राइस। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रॉफिट और लॉस को हमेशा हम क्या CP पर मेजर करते हैं। ठीक है, कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, हमारा जो बेस होगा वह हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम आपको इसको इस तरह के क्वेश्चन कराएंगे, देखिएगा। फिर वहाँ पे अगर आप छोटी सी चीज़ आप नहीं जानते रहोगे तो कितना कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे काउंट होता है? हमेशा CP पे काउंट होता है।
इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आपको याद था कि मैंने बोला था परसेंटेज की वीडियो में, परसेंटेज हमेशा क्या एक रिलेटिव वैल्यू होती है। तो जब भी हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो हमको यह पर जरूर पता होना चाहिए कि हम किसके सापेक्ष किसके रिलेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। उसी तरह से जब हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो हमेशा सीपी पे होता है। अगर हम जैसे कोई चीज़ 100 रुपया है और इसको 10% पर कि लाभ पर बेचना चाहते हैं, 10% लाभ पर, तो हम कहेंगे कितना, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा। तो हमने बताया आपको कि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस है हमेशा सीपी पे मेजर किया जाता है। आप कहोगे 100 पे 10% हम इसका लाभ कमाना चाहते तो हम इसको कहेंगे 11/10, तो ये कितना हो जाएगा 110। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक मैंने क्या बताया कि आपको समझा दिया कि क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट का होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से शॉपकीपर, और उसके बाद फाइनली कस्टमर के पास आता है। मैंने बता दी कास्ट प्राइस क्या होता है, कास्ट प्राइस एसपी बताया आपको, प्रॉफिट क्या होता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ हमने बताया कि यह तो आप जानते हैं परसेंटेज का एप्लीकेशन है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे काउंट किया जाता है, हमेशा कास्ट प्राइस पे काउंट किया जाता है। यह बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अब हम जितना चीज़ें सीखे हैं अब उस पर आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमको समझ में आए कि हम सीख रहे हैं क्या, समझ रहे हैं उसको हम एक्चुअली में क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। राइट। एक चीज़ अच्छा और कि जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर आपको वहाँ पे समझाया था कि जब जैसे जनसंख्या वाला था परसेंटेज वाली वीडियो में, कि अगर मान लो सीपी से हमको, जैसे यहाँ पे यही क्वेश्चन था हमारा कि अगर मान लो सीपी किसी का 100 हमको दिया है और इस पर 10% का लाभ हो रहा है तो एसपी कितना बन जाएगा आपको 110। अगर इसी तरह दिया हो कि अगर आपका एसपी 110 है और हमको पता है कि 10% लाभ हो रहा है तो उसका कास्ट प्राइस फाइंड आउट करो, तो हमने बोला कि यहाँ पे मल्टीप्लाइंग कितना फैक्टर होगा भाई, 100 से 10% बढ़ रहा है तो यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 होगा, तो ये बन जा रहा है नंबर 110। तो जब हमने बोला कि अगर आप रिवर्स आओगे तो क्या बोलोगे, क्योंकि यह बढ़ रहा था यहाँ पे घट रहा था, हम इसको बोले थे 10/11 कर लो, क्योंकि यह जो वैल्यू है 110, अगर हमारा ऐसे समझो कि अगर हमारा कास्ट प्राइस है और यह सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 10% से क्या है हमारा लाभ हो रहा है, तो 10% लाभ होने का मतलब हुआ कि अगर हमारी वैल्यू पहले 10 थी तो बाद में कितना हो जाएगी, 1 बढ़कर 11 हो जाएगी। यानी 11 अगर हमारा एसपी होगा तो 10 हमारा क्या होगा, सीपी होगा। और एसपी की वैल्यू हमको कितना क्वेश्चन में दिया, 110 दिया है, तो एक वैल्यू कितना हो गई, आप कहोगे एक की वैल्यू हो गई 10, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहोगे 100। तो यानी 11 यहाँ पे जो 110 है वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 को, और हमसे पूछा 10 की वैल्यू बताओ, तो 10 की वैल्यू निकाल लोगे, कितना जाएगा 100। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं कि अगर हम 110 अगर हमारा एसपी है और ये हमको दिया कि ये 110% बढ़ने के बाद हुआ है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 10% बढ़ रहा है तो 11/10 होता है। अगर हम कास्ट प्राइस इधर से इधर चलते हैं, लेकिन एक्चुअली हम इधर से रिवर्स जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, 10/11 हो जाएगा डायरेक्ट। आप ऐसे कर लो 11 110 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यह बढ़ी हुई वैल्यू है, तो पहले वाली वैल्यू यानी 10 कितनी होगी। ठीक है, छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको समझते रहो क्योंकि इसको हम अप्लाई कर लेंगे। फिर इसके लिए हम बार बार इस तरह से फार्मूला नहीं लगाएंगे कि मान लेते हैं हमारा एसपी 100 था तो फिर अभी अगर वैल्यू बढ़ गई 110 होने के बाद फिर यह समथिंग 110 बना, सॉरी ठीक है, फिर यहाँ से हम काटे, तो इस तरह से नहीं करना, हम रिवर्स चल सकते हैं। अगर हमको 110 पता है, हमको पता है यह बढ़ी हुई वैल्यू है, तो बढ़ी हुई वैल्यू यह 11 110 के बराबर, तो 10 किसके बराबर होगा, आप कहोगे 100 के बराबर होगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं। तो एक आसान से क्वेश्चन के से हम अपनी शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, कि लिखा है कि कोई व्यक्ति है जो 12 आर्टिकल्स 12 रुपये में खरीदता है और उनको 1.25 रुपये पर आर्टिकल्स के हिसाब से बेच देता है, तो हमको बताना कि हिज गेन परसेंटेज इज, यानी उसको कितना लाभ हो रहा है। अब एक चीज़ बताओ कि 12 रुपये में यदि आप 12 आर्टिकल खरीदो, यानी 12 सामान खरीदते हो आप, तो एक सामान एक वस्तु की कितनी कीमत होगी,
आप कहोगे एक वस्तु की कीमत जो होगी वह कितना होगा भाई, 12/12 कितना, 1 रुपया। यानी एक आर्टिकल की कीमत होगी 1 रुपये का। 12 रुपये में अगर आप 12 सामान खरीदते हो तो भाई एक सामान का दाम कितना रहा होगा, 1 रुपया रहा होगा। ठीक है, तो एक आर्टिकल का कीमत था कि 1 रुपया प्रति आर्टिकल। प्राइस हमेशा ध्यान रखना एक चीज कि जो भाव होता है, ठीक है, जो भाव होता है यानी जो रेट होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, रेट हमेशा देखो बहुत कम लोग इस बात को रियलाइज करते हैं, जबकि डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। जैसे होता है ना कि भाव, यानी चीनी से आप खरीदने गए तो आप क्या बोलोगे कि 25 रुपया किलो है। ठीक है, सब्जी कितने है, सब्जी आप बोलोगे कि मान लो 40 रुपये किलो है, पर केजी है। तो ये जो पर केजी का क्या मतलब हुआ कि आप ऊपर प्राइस लिखते हो यानी पर और नीचे केजी। इसका क्या मतलब, आप ऊपर लिखोगे प्राइस, नीचे क्या होता है हमारा वेट होता है। तो अगर हमको रेट फाइंड आउट करना है तो देखो ऊपर हम क्या लिखेंगे, कितना रुपया है, और नीचे कितना वेट कितना है, यानी कितना सामान हमको मिल रहा है। ठीक है, कितना आर्टिकल मिल रहा है, तो वह 12/12 है, तो वह 1 रुपया प्रति आर्टिकल। तो इसको थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि इसका यूज अभी हम करेंगे जब होता है कि सामान हम कितने खरीदते हैं कितने बेचते हैं, तो वहाँ पे लोग क्या है इसके लिए रटते हैं फार्मूला। रटना नहीं, बस आपको समझना कि रेट क्या होता है, आखिरकार भाव क्या होता है। तो अगर एक सामान, एक आर्टिकल जो हमारा रेट है वह कितना, 1 रुपया। 1 रुपये में 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है, यानी उसका जो रेट होगा यानी कास्ट प्राइस एक सामान का अगर आप कहोगे कास्ट प्राइस कितना होगा एक आर्टिकल का कास्ट प्राइस उसको पड़ेगा 1 रुपया। और उसी एक सामान को, एक आर्टिकल को, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा ना कि वह पर आर्टिकल के हिसाब से कितने में बेच देता है, 1.25 रुपये में बेच देता है। तो उसका सीपी कितना हुआ, 1 रुपया, और वह बेच कितने में रहा है, वह बेच रहा है 1.25 रुपये में। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आपको हो गया 0.25। मैंने बताया कि आपको प्रॉफिट या लॉस जब परसेंटेज काउंट करना होता है तो आप किस पे करते हो, हमेशा कास्ट प्राइस पे होता है। जब तक कि क्वेश्चन में ना दे दिया हो कि अब हमको विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट फाइंड मेजर किया जा रहा है या लॉस, जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तब तक हम हमेशा सीपी पे काउंट करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना होगा, आप कहोगे 0.25/1, क्योंकि हमारा कास्ट प्राइस कितना 1 रुपया था, गुणे में 100, तो कितना हो जाएगा 25%। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें एक चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वह है कि रेट क्या होता है या भाव क्या होता है। ठीक है, इसको हम अगर इस तरह से डिनोट करें कि भाव या रेट हमेशा प्राइस बाई नंबर। अब इसे एन की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमारा वेट भी हो सकता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब पी हमारा प्राइस को डिनोट करेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। दिया है कि इफ अ मैन एस्टिमेट हिज लॉस एज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस पे अगर जब तक इस प्रकार से लिखा ना हो तब तक आप हमेशा सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट या लॉस हमेशा आप कॉस्ट प्राइस पे काउंट करना। लेकिन यहाँ पे हमको दिया है कि इफ़ अ मैन एस्टिमेट हिज लॉस एज 20% ऑफ दिस सेलिंग प्राइस देन हिज लॉस परसेंट इज। ठीक है, तो हमको बताना है कि उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। अब यहाँ पे देखो वही परसेंटेज अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। जिन्होंने फार्मूले से रटे होंगे उनको इन सब क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है। हमको दिया है कि अब जो 20% का लॉस हो रहा है, 20% की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन वैल्यू आपका होगी 1/4। तो अब जो लॉस हो रहा है वह कहाँ पे हो रहा है, वह विक्रय मूल्य पे हो रहा है। और हमने बताया था कि परसेंटेज जब आप फ्रैक्शन में लिखते हो तो यह क्या शो करता है, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि किस पे हम काउंट कर रहे हैं, यानी हमारा बेस वैल्यू क्या, हम किसके सापेक्ष काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या दिया, विक्रय मूल्य। तो यदि अगर हमारा 4 SP होता तो हमको लॉस कितने का हो रहा है, 1 का। अगर हम कहें 4 रुपये हमारा अगर SP होता तो हमको 1 रुपये का क्या हो रहा है,
लॉस हो रहा है, तो हमसे पूछा है तो उसकी हानि प्रतिशत बताइए, तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। तो हानि प्रतिशत किस पे काउंट करते हो, हानि मैंने बताया, हानि और लाभ हमेशा किस पे, सीपी पे काउंट किया जाता है। यहाँ पे बस हमको दिया था कि अगर कोई व्यक्ति का हानि अगर 20% उसके विक्रय मूल्य पर होता है तो वह एक्चुअली में उसको कितना हानि हो रहा है, ठीक है, वास्तविकता में उसको कितनी हानि हो रही है। 1 रुपये का अगर हानि हो रही है तो आपसे पूछा जाए सीपी कितना होगा, तो सीपी आप कहोगे, क्योंकि हमको पता है लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। लॉस हमको कब होगा, जब हमारा जो कास्ट प्राइस है वह ज़्यादा हो जबकि हमारा सेलिंग प्राइस कम हो, तभी तो हमको लॉस होगा। तो अगर लॉस 1 रुपये का है, सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है 4, तो कास्ट प्राइस इसका कितना होगा, आप कहोगे 5। अभी हम आराम आराम से इस छोटी छोटी चीज़ें लिख रहे हैं, बाद में क्या है आपको 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने के बाद आप खुद ओरली करने लगोगे कि 1 रुपये का अगर लॉस हो रहा है तो फिर कास्ट प्राइस कितना होगा, 5 होगा। तो अगर 5 हमारा क्या कास्ट प्राइस है और लॉस हमारा कितना हो रहा है 1 रुपये का, तो आपसे पूछा जाए कि लॉस परसेंट कितना होगा, तो आप कहोगे 1/5। तो कितना देगा, 25%, ठीक है। सॉरी पूरा यहाँ पे 20% था ना, हमने 20% की वैल्यू होगी 1/5। अगर ये मान लो अगर 25% होता तो हमारा आंसर कितना आ जाता, 25, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, हमारा 20% तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं कि 20% है तो 20% का वैल्यू कितना होगा, 1/5। तो 5 हमारा क्या, 5 हमारा एसपी है और सीपी कितना हो जाएगा, आप कहोगे सीपी हो जाएगा 6, क्यों लॉस 1 का हो रहा है, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, कहोगे 1/6। 1/6 कितना होता है परसेंट, आप कहोगे 16/2/3%। 16/2/3% को और क्या लिखते हैं, 50/3। 16 48 50, ठीक है, वहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए। 20% था तो 1/5 आएगा तो 50/3 होगा। और अच्छा आपको कुछ, अगर आप परसेंटेज को समझे होंगे अच्छे से तो कुछ आपको याद आना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देखो ध्यान से समझो, तो अगर 1/5 का हमने बोला कि लॉस हो रहा है, ठीक है, 1/5 का लॉस हो रहा है और हमको पता है कि यह 5 क्या है, यह 5 एस पी। आप डायरेक्ट बोल दोगे कि हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 1/6, क्यों, क्योंकि लॉस है और 1 हमारा एसपी है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि यह हो जाएगा 1/6 और 1/6 हमारा क्या हो जाएगा, यही लॉस परसेंट होगा, क्योंकि ये हमारा हो गया सीपी, ये हो गया हमारा एसपी, सॉरी लॉस हो गया। तो 1/6 यहाँ से बोलोगे आप डायरेक्ट 50/3%। तो किसी भी प्रकार से कर सकते हो, इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला कि परसेंटेज का आप अच्छे से रिवाइज कर लो। जितनी अच्छी समझ होगी परसेंटेज की उतने आसानी से क्वेश्चन आप करोगे। यहाँ पे देखते हैं कि ये इफ़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20%, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन कास्ट प्राइस विल बी। तो यहाँ पे फिर वही दिया है कि हम क्या है, अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करें सेलिंग प्राइस पे तो हमको कितना 20% का प्रॉफिट होता है, तो हमको बताना है कि प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन कास्ट प्राइस कितना होगा। हमें बताना है कि अगर हम कास्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना प्राइस होगा, कितना उसका प्रॉफिट होगा। देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरली कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन कास्ट प्राइस, जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या था कि यह नहीं कहीं लिखा था, तो उसकी हानि प्रतिशत कितना है। लेकिन अगर आपको समझ होती, जो मैंने शुरुआत में बताया कि हमेशा सीपी और एसपी कहाँ पे काउंट किया जाता, प्रॉफिट और लॉस कहाँ पे काउंट किया जाता है, सीपी पे काउंट किया जाता है, तो आप बता देते कि भाई उसका हानि प्रतिशत पूछा है तो बस हमको बताना है कि एक्चुअल में उसको सीपी पे कितना हानि हो रहा है, क्योंकि यह 20% जो उसका हानि हो रहा है वो तो सेलिंग प्राइस हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, तो बताना है कि हमको उसके कास्ट प्राइस पे क्या प्रॉफिट या लॉस, क्या प्रॉफिट ही होगा तो उसको क्या कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया सिमिलरली उसी तरह से करेंगे। तो हमको यहाँ पे दिया कि 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ध्यान देना। तो 20% वैल्यू 1/5, तो 5 अगर हमारा सीपी होगा, एसपी होगा, और पी हमारा प्रॉफिट क्या है 1 है, तो सीपी कितना हो जाएगा, भाई लाभ हो रहा है तो लाभ होने का मतलब क्या है, सीपी हमारा 4 रहा होगा तभी हम 1 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको फायदा हो रहा हो, कास्ट प्राइस कितना हो गया 4, तो आप डायरेक्ट बोलोगे तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 1 है और कास्ट प्राइस कितना है 4, तो 1/4 कितने परसेंट के बराबर होगा, 25% के बराबर होगा। अब यहीं से डायरेक्ट आप बोलते हैं कि हमको प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट परसेंट, या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमको निकालना है। बाकी यहाँ पे क्या है
ये सेलिंग प्राइस पे है, हमको बस केवल सीपी भी निकालना है, तो सीपी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एसपी है और यह प्रॉफिट है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमको कास्ट प्राइस मिल जाएगा। 1/4 की वैल्यू कितना हो जाएगी 25%। तो इन सब क्वेश्चन के लिए आप बस बेसिक समझो, कोई भी फार्मूला आपको नहीं रटना है। अब कुछ और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर आगे हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। देखो कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि अगर हम किसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पे बेचते हैं, या हम 110 रुपये में बेच रहे हैं तो उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने परसेंट पे बेचें कि उसे 20% का प्रॉफिट हो या 20% का लॉस हो। तो देखो हमने बार बार आपको ये समझाया कि अगर हमारा बेस वैल्यू यानी हम जिस पे काउंट कर रहे हैं अगर वह सेम हो, या परसेंटेज में भी समझाया था कि अगर इसी को अगर हम 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो मान लें इसकी वैल्यू 20 है, तो हमसे पूछा जाए कि अगर 30% पे इसको बेचेंगे तो कितना होगा। अगर 20% पे बेचने पे 20 हो रहा था, यानी 1% की वैल्यू 1 हो गई, तो 30% पे कितना हो जाएगा 30। अभी हमको यहाँ पे 100 दिख रहा है, अगर ये 100 नहीं होता, जैसे अगर ये मान लो x होता और किसी x का 20% 40 के बराबर है, तो हमसे पूछा जाए वह उसका 30% कितना होगा, तो आप डायरेक्ट करना कि अगर 20% 40 के बराबर है तो 1% 2 के बराबर, तो 30% किसके बराबर होगा 60 के। इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम कहें कि कोई मान लेते हैं हमारी वैल्यू 20 है तो उसका 20% 40 है, फिर हम वैल्यू फाइंड आउट करें कि वह वैल्यू कितना होगी। वह वैल्यू हो जाएगी 200। अब यह 200 हो तो 200, अब चलो आप 30% निकालो, कितना बोलोगे कि 60। तो इतना नहीं करना है हमको, यहाँ पे हम डायरेक्ट यूनिटी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान देना कि यूनिटी मेथड तब अप्लाई करना कि जब जिस वैल्यू के सापेक्ष निकाला जा रहा है वह सेम हो, यानी यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है। तो उसी तरह से जब हम किसी वस्तु को मान लें कि 10% पे हम बेच रहे हैं, तो सॉरी अगर हम मान लें कि 110 रुपये में बेच रहे हैं तो उसको 10% का लाभ हो रहा है, तो अगर हमसे पूछ ही लिया जाए कि अगर उसको 120 रुपये में बेचा जाएगा तो कितने % का लाभ होगा, तो इन दोनों कंडीशनों में आप ध्यान से समझना, ठीक है। इन दोनों कंडीशनों में इसका जो बेस वैल्यू है यानी जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं वह सेम है, वह क्या हमारा कास्ट प्राइस है। तो अगर 10% पे बेचने पे हमको 10% बेचने पे हमको क्या 110 पे बेचने पे हमको 10% का लाभ हो रहा है, तो कितना लाभ होगा अगर हमको यह पूछा जाए निकालने के लिए। तो आपको यह नहीं करना है कि आप कहोगे कि 110 रुपये पे अगर हम बेच रहे हैं तो हमको 10% का लाभ हो रहा है, तो हमारा सीपी मान लो कुछ होगा। इसको हमने 110 रुपये में बेचा, यानी 10% लाभ पे बेचा, मतलब 110 बटा में 100, तो सीपी हमारा यहाँ से कितना मिला, आप कहोगे 100। तो अगर हमारा सीपी 100 है, अब अगर हम इसको 120 रुपये में बेच रहे हैं तो आप कहोगे 20 रुपया ज़्यादा बेच रहे हो तो कितना लाभ हुआ, आप कहोगे 20% का लाभ हो रहा है। क्या इतना सब हमको करने की ज़रूरत है? नहीं करोगे। या आप थोड़ा सा और मतलब हम ये करेंगे, अगर आप चाहो कि और थोड़ा सा तेज करना चाहोगे, 110 रुपये में बेच रहे हैं तो यह क्या 10% लाभ पे होने के बाद है, तो यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 10/11/10। क्यों? क्योंकि रिवर्स कर देंगे, यह बढ़ी हुई वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से कहोगे 100 हमारा ये आ गया, फिर हम इसको 120 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% हो जाएगा। लेकिन इन सबको करने की कोई जरूरत नहीं। अभी जो हमने यहाँ पे समझाया देखो उसको कैसे अप्लाई करेंगे हम। तो हमने कहा कि इन सब चीज़ों को कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने की। देखो अगर 110 रुपया कोई सामान हुआ, 110 रुपया कोई सामान हुआ, तो क्यों कब? जब यह 10% क्या हुआ, 10% इसमें इंक्रीज हुआ। तो 10% इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, 100 + 10, यानी यह 110 के बराबर हुआ। उसी तरह अगर कोई नंबर हमारा मान लो 120 हो रहा है और यह 110% हो गया वैल्यू, ठीक है। 10% से इंक्रीज होने के बाद कोई नंबर क्या हो, 10% इंक्रीज होने के बाद 10% हो जाएगा। अब मान लो 120 जब करते हैं तो यह नंबर x% हो जाता है, या ऐसे कर लो कि 100 + x%, ठीक है। यह दोनों नंबर बराबर होगा। या आगे हम करें कुछ भी कहें, अगर हम कहें 130 में अगर हम बेचते हैं तो हमको कितना प्रॉफिट होगा, मान लो यहाँ पे हम कहो आप कहेंगे कि 100 + y% हो जाएगा। तो यह सब चीज़ यह सब एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये हमको क्या, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यह सीपी है, यह भी क्या है, आप कहोगे यह भी हमको सीपी प्रोवाइड करेगा, और यह भी क्या है, यह भी सीपी है। क्यों? सीपी अगर हमारा है, इसको हम 110% पे बेच रहे हैं, लाभ पे बेच रहे हैं,
तो यह वैल्यू मान लें 110 हमको बन जा रही है, तो इसी को हमने यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख दिया। अगर नीचे अगर हम करें इसको CP यहाँ से निकालें तो आप कहोगे 110 बटा में नीचे कितना आ जाएगा, कहेंगे आप कि नीचे हो जाएगा 110%। अभी 100 को हटा देते हैं, बस 110% लिख देंगे, तो ये चीज़ हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो यानी यह हमको जो 110 का 110% क्या है, ये हमारा CP है। ठीक है, यह CP होगा, यह CP होगा, तो यह आपस में बराबर होगा। या आप यूनिटरी मेथड लगाओ कि अगर 110% वैल्यू जब इंक्रीज कर रही है तो वो 110 बन जा रही है, तो अगर 120 जब वैल्यू होगी तो वह कितने % इंक्रीज होगी, आप रिवर्स कर लो, कितना हो जाएगा 110% है बटा में 110 गुणे में 120। ठीक है, 110 से 110 कट जाएगा और यह 100 है बटा 100 कर लोगे, आप करना चाहो तो 100 कर लो। या हम 100 क्यों करें, हमको क्योंकि हमको परसेंटेज वैल्यू फाइंड करनी है, तो यानी जो हमारा नंबर आ जाएगा वह कितना हो जाएगा 120% आ जाएगा। भाई बटा 100 करोगे तो चाहे 120 बटा 100 लिखो या इसको डायरेक्ट लिख दो कि 120%, परसेंटेज और परसेंट में हमने बताया था आपको, तो 120% हो जाएगी। तो यानी कितना इंक्रीज हुआ, आप कहोगे 20% का इंक्रीज हुआ। तो इस चीज़ को हम यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। इसको अगर हम फार्मूलेट करें एक फार्मूले में, फार्मूला नहीं मैंने बस समझा दिया कि ये क्यों होता है। अब इसको आप समझ लीजिए कि अगर CP1 इस तरह से लिखा हो, सॉरी, यह आप कई जगह पे अप्लाई कर सकते हो इस बेसिक मेथड को। देखो ये डिराइव कहाँ से होता है, यूनिटरी मेथड से होता है, लेकिन अगर बहुत से लोग को ये नहीं पता होता वे डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेते हैं। कि जैसे मान लो कि यहाँ पे हमको क्या, अगर 110 जो होगा और 120 है, यह क्या होगा, यह SP प्राइस है ना, क्योंकि हम जब 110 पे बेच रहे हैं तो हमको 10% का फायदा हो रहा है, तो यह बेचने विक्रय मूल्य है। तो अगर आप कहो कि SP1, ठीक है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, क्यों, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो नेगेटिव करेंगे। SP2 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। आप कितने भी प्रकार से आगे बढ़ा सकते हो, सब समझ रहे हो। तो ये हमको क्या कास्ट प्राइस मिलेगा। इसको जस्ट रिवर्स भी कर सकते हो आप, चाहे 100 अपान में प्लस माइनस करके इस तरह से कर लो, तो दोनों जगहों पे सेम आएगा, क्योंकि हम SP से यहाँ पे जो निकाल रहे हैं यह भी हमको CP देगा और यह भी CP प्रोवाइड करेगा। लेकिन ध्यान देना कि इसमें नोट करने वाली बात यह है कि SP1 और SP2 दोनों में CP क्या हो, सेम होना चाहिए, यानी हमारी जो बेस वैल्यू है वह सेम होनी चाहिए। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने देखा कि बहुत से टीचर्स इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में को बेसिकली कैलकुलेटिव कर देते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन अगर आप इतना बेसिक्स जानते रहोगे तो बड़े आसानी से यह क्वेश्चन निकल जाता है। इसका एप्लीकेशन बहुत शानदार होता है, अभी देखें आने वाले देखेंगे क्वेश्चन में कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करेंगे। जो अभी हमने आप समझाया उस क्वेश्चन उस तरीके से उसको हम कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कि दिया हुआ है कि सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 72 ₹72 में किसी आर्टिकल को यानी किसी वस्तु को अगर आप बेचते हो तो आपको क्या है 10% का लॉस होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको 5% का प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, हमको निकालना है कि सेलिंग प्राइस क्या हो। तो मैंने जैसे बताया कि अगर आप वह तरीका जो मैंने पीछे समझाया अगर आप समझ गए तो आप कहोगे कि अगर हम ₹72 में किसी आर्टिकल को बेच रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। तो 100 माइनस 10, इसको डायरेक्ट लिखेंगे 90, लेकिन अभी हम कर रहे हैं तो समझ लेते हैं थोड़ा आसानी से। हमसे पूछा जाए कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे क्या हो, उसे 5% का लाभ हो। हमको ये निकालना है। यहाँ पे मान लो यक्स या कुछ भी ले लो, तो यह कितना मिलेगा आपको 72/90 गुणे में 105, यह किसके बराबर हो जाएगा 8। यहाँ पे हमको मिलेगा 10। ठीक है, यह कितना हो जाएगा 80/40 यानी 80/40 मतलब 84, 840 होगा तो ये कितना होगा 84। कौन सा ऑप्शन 4। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन को आप कहते हैं कि मान लेते हैं हमारे पहले हम CP कितना है, पहले अगर आप CP फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हम 110% पे लॉस हो रहा है तो 90% इसका 72 के बराबर है, तो हमारा CP कितना होगा, CP कितना हो जाएगा 80।
80 हो जाएगा। और हमको बोला कि 5% लाभ पे बेचना था, 5% लाभ पे बेचोगे तो कितने पे, 105 पे बेचोगे। लेकिन 105 करने से अच्छा होता है कि आप इसका 5% निकाल लो, तो इसका 5% कितना होगा, 4, तो यानी 84 में हम सेल कर देंगे। तो देखा आपने कि उस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना आसानी हो रहा है। और जिनको ये लग रहा है कि ये फार्मूला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, बस उसको हम इस तरह से लिख देते हैं। अगर आप समझ रहे हो तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन था हमारा 72। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया है कि अगर हम एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में, राइट, 950 रुपये में बेचते हैं तो हमको क्या हो रहा है, हम 5% लूज कर रहे हैं। तो हमको बताना है कि व्हाट परसेंट सेल आई गेन बाय सेलिंग इट फॉर 1040। यानी अगर हम 1040 में अगर इसको बेचें तो हमको कितना फ़ायदा होगा, जबकि हमको अगर हम इसको 950 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको क्या है, अगर हम इसको 950 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको 5% का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब 5% का लॉस होने का मतलब कितना, 95%। तो अगर हम इसको 1040 में बेचें तो हमको कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। अभी हम मान लेते हैं कुछ यहाँ पे x% का होगा, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 100 माइनस वहाँ पे x लिखना हुआ मुश्किल हो जाएगा, फिर उसमें कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। आप सीधा मान लो कि हमको परसेंटेज निकालना, तो आप कहोगे x%, ठीक है। तो दोनों परसेंटेज है तो परसेंटेज से यानी डिवाइड बाई सब करेंगे तो वो कट जाएगा। ये हमको कितना दे देगा, आप कहोगे ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से हम करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा 104। अब ये ध्यान देना कि ये जो यह हमारा x% है, राइट, जो x% है ये हमारा, यह क्या हुआ, यह 100 प्लस x होगा ना, क्योंकि हमको बताना कितने प्रतिशत लाभ हो रहा था, 100 प्लस x होगा। तो यह 100 प्लस x की वैल्यू इतनी आई, यानी 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो आप कहोगे 4% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो अगर जैसे आप कर रहे हो कि x बराबर आ गया आपका मान लो 95%, और आपको पता है कि हानि हो रही है, तो हमको पता है कि हम क्या है 100 से प्लस माइनस करते हैं, लाभ होगा तो प्लस करेंगे, हानि होगा तो माइनस करेंगे। तो ये हमको कितना, अगर 95 आ रहा था यानी हम कहेंगे 5% हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। जैसे हम कौन सा क्वेश्चन हमारा था ये, जैसे यहाँ पे हमने समझाया था ना, आपको बताया था कि अगर जैसे यहाँ पे प्रॉफिट अगर लॉस होगा या माइनस होगा, तो बस वही है। कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जितना अभी तक हमने सीखा उसको पूरी तरह से कंफर्म करें कि हम चीज़ों को सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक घड़ी को जब 144 रुपये में बेचा जाता है, यदि लाभ की प्रतिशतता, ठीक है, इफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कास्ट प्राइस, तो हमको बताना है कि कास्ट ऑफ द क्लॉक कितना है। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है कि अगर एक घड़ी को 144 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है, तो जो लाभ का प्रतिशत है, ठीक है, का जो संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप समझ पा रहे हो कि लाभ की प्रतिशतता का संख्यात्मक रूप उसके क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे देखो, अगर इंग्लिश अगर आपको समझ आ रहा है तो और आसान होगा कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाज न्यूमेरिकली मतलब अगर प्रॉफिट इसको मान लेते हैं 10% का हो रहा है, ठीक है, तो यही क्या है, उसके कास्ट प्राइस के बराबर है, यानी इसका कास्ट प्राइस कितना होगा, 10, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो होते हैं इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम बोला जाता है, और इनसे अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं। अगर यही छोटे छोटे अगर इस तरह के लैंग्वेज को अगर एक बड़ा क्वेश्चन बना जाए, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको आना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो देखो, अगर एक क्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, हमको दिया कि हम 144 रुपये में इसको बेच रहे हैं, 144 रुपये में बेचा जा रहा है, और हमको दिया है, एक कंडीशन दिया है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज का न्यूमेरिकल वैल्यू है वही क्या है, वही सीपी है। मान लो अगर x% इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका सीपी कितना होगा, आप कहोगे x रुपया होगा। तो हमको बताना है कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कहोगे अगर x सीपी है और इसको x% का लाभ भी हो रहा है। अब यहाँ पे कहोगे कि आप फार्मूला अप्लाई करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे हमको x के कुछ पता नहीं है, तो हम तो इसी तरह से निकालते हैं कि अगर 10% लाभ हो रहा था यानी 110/100 इक्वल्स टू कितना है, 144। अब देखो
यहाँ से आगे कभी भी क्वेश्चन आप इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे कि इधर 14,400 आ जाएगा, फिर यह हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या इस तरह से हमको करना उचित होगा? तो जब भी आप इस तरह यहाँ पे आ जाना, उसके बाद आप ऑप्शन की मदद लो, और अगर ऑप्शन की मदद लोगे तो आपको दिख जाना चाहिए तुरंत कि यहाँ पे नंबर क्या होगा। देखो, अगर हम आपको टेबल याद होना चाहिए, जैसे अभी हम यहाँ पे 80 ले लें तो 18 और 8 हो जाएगा, 18 × 144 हो जाएगा। ठीक, अगर आप यहाँ पे 80 ले लो तो यह हो जाएगा 80 × 180/100। ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, कितना आना चाहिए? 144। चेक कर लो, देखो 144 आ रहा है, 0 से 0 काट दोगे तो 18 × 144 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको ओरल करना होता तो आपको पता है कि जितना उसका परसेंटेज वैल्यू है वही उसका कास्ट प्राइस है, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि अगर अब, और आप तुरंत आपकी नज़र ऑप्शन पे जाएगी, अगर हम 80 ले लेंगे तो 180 × 80 हो जाएगा, यानी 144 हो जाएगा। 0 अभी छोड़ दो, हमारा नंबर क्या 144 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या है कि ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट गेन ऑफ 20%, 20% के प्रॉफिट पे बी को बेच देता, और बी उसे क्या करता है, इसे 10% के प्रॉफिट पे सी को, एंड सी सेल्स इट टू डी एट गेन ऑफ 12 1/2%। इफ डी पेज, ठीक है, 29.7 ए परचेज द आर्टिकल फॉर, हमको बताना ए कितने रुपए में उस आर्टिकल को खरीदा था। तो कुछ नहीं है, बस परसेंटेज हम आसानी से करते जाएंगे। देखो क्या है कि ए कोई सामान खरीदता है, ठीक है, अभी हमको पता नहीं कितने में खरीदता है। अगर आप चाहो तो इसको आप 100 लेकर भी कर लो, आसानी से हो जाएगा। या देखो यहाँ पे कितना 20 होगा, 20% की वैल्यू कितना होगी? 100 रुपये में अगर मान लो ए सामान खरीदता है तो वह क्या करता है, बी को 20% प्रॉफिट पे बेच देगा, तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 120 का रुपये में। फिर बी इसको सी को 10% प्रॉफिट पे बेच देता है, तो इसका 10% कितना होगा? 12, यानी कितना हो जाएगा? 120 और 12, आप कहोगे 132। और सी क्या करता है, डी को 12.5% के प्रॉफिट पे बेच देता है। तो 12.5% का क्या मतलब हुआ? 12.5% का मतलब हुआ कि 1/8, तो 1/8 रुपये में अगर बेच रहा है, 1/8 होगा, तो अगर हम जिसे आपको बताएं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा हमारा? 9/8 हो जाएगा। तो 9/8 हो जाएगा, तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइनल? 132 × 9/8। अभी काटने से रहने दीजिए, काटिए मत, क्योंकि फिर ये कटेगा नहीं, फ्रैक्शन में आएगा। और जो डी पे करता हुआ कितना रुपया दिया है? 29.70, यानी 132 × 9/8 की वैल्यू कितना है? आप कहोगे 29.7 है, तो हमको 100 की वैल्यू निकालनी है। आप कहोगे 29/7/132 × 9, ऊपर 8 आ जाएगा, × 100 हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ से आप एक की वैल्यू निकालो, तो जिससे भी आपको करना कर लीजिए। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं। 8 से का नंबर कटेगा नहीं, लेकिन ये 4 से कटेगा। 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, ये 9 से कट जाएगा। 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 और 9 × 3 = 27, 27 × 2 = 29। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? हमको मिलेगा 10 रुपया। ये कितना हुआ? 10 रुपया। ठीक, इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते थे। आप 10 रुपया था, मान लो 100 रुपया हमारा था, इसको हमने क्या है, ए ने बी को 20% के लाभ पे बेचा। 20% का वैल्यू क्या हुआ? 6/5 लाभ हो रहा ना। फिर इसने क्या किया, सी को 10% के लाभ पे बेचा, यानी 11/10। ठीक है, और इसको इसने 12.5% यानी 1/8 यानी 9/8। ये वैल्यू कितना हो जा रही है? यहाँ से जो वैल्यू आएगी यही हमारा किसके बराबर क्वेश्चन में दिया है? 29.7 के। और अगर आप 100 नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पे x ले लो, तो ये वैल्यू किसके बराबर है? 29.7। तो x × 6/5 × 11/10 × 9/8 बराबर में 29.7। यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 10 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ट्राई करिए आप कि दिया है कि इफ बुक्स बॉट
at price from 150 to 300 are sold at price ranging from 250 to 350, what is the greatest possible profit that might be made selling 15 books? कि क्या है कि अगर हमको, ठीक है, जो कुछ किताबें हैं जो 150 से 150 रुपये से 150 रुपये से 300 रुपये के रेंज में खरीदी जाती हैं, यानी इसका रेंज 150 रुपये से 300 रुपये तक के बीच में रेंज में किताब खरीदी जाती है, तो ठीक है, के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 225 के बीच में कीमत पर बेची जाएं, यानी इनका जो कास्ट प्राइस होगा ये हुआ 150 से 300, और इनको जो बेचना उसका रेंज हमको दिया है 250 से कितना 350 तक। तो हमें बताना है कि अगर हमको 15 बुक बेचनी हो तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो क्वेश्चन आप पढ़िए, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए आप क्या करोगे, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, क्योंकि हमको पता है प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमम चाहते हो तो मैक्सिमम कब होगा, जब यह वैल्यू सेलिंग प्राइस हमारा मैक्सिमम हो, अधिक से अधिक जितने ज़्यादा दाम में हम बेच सके उतना दाम में बेचे, और क्या हो, हमारा लागत यानी कास्ट प्राइस हमारा एक बिल्कुल मिनिमम हो, सबसे कम हो, तभी क्यों, क्योंकि तभी यह अंतर, जितना वैल्यू यह बड़ी होगी जितनी वैल्यू यह छोटी होगी तभी यह अंतर बड़ा होगा। तो यह जो अंतर जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा हमको क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो आप कहोगे तो इसके लिए, यानी अगर मैं 150 रुपये में खरीदूँ और अधिकतम से अधिक मैं कितने में बेच सकता हूँ 350 में, और न्यूनतम कितने में खरीद सकता हूँ 150 में, तो यानी अगर हमारा 150 रुपये क्या हो जाए, सीपी हो जाए, और एसपी हमारा कितना हो 350 रुपया, तब कहोगे कि आपको प्रॉफिट मैक्स मिलेगा, राइट। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट होगा, आप कहोगे 200 रुपये का। तो एक बुक बेचने में आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, आपको कितनी बुक बेचनी है 15, तो कितना होगा प्रॉफिट 4000, ठीक है, सॉरी 3000। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या है कि जब हम 12 रुपये का रिडक्शन कर देते हैं, ठीक है, रिडक्शन ऑफ 12 रुपीज़ सेलिंग प्राइस में, तो क्या हो रहा है कि एक आर्टिकल का जो हमको पहले 5% लाभ हो रहा है वह क्या हो रहा है, अब 2.5% के लॉस पे कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हमको बताना है कि एक्चुअल में कास्ट प्राइस, आर्टिकल की कास्ट प्राइस कितनी है। तो थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। हम पहले इसको समझाते हैं आपको बेसिक से, फिर हम बताएंगे इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे अप्रोच कर सकते हो। देखो, हमको दिया कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस मान लो समथिंग पहले कुछ था, x रुपये था, और जब इसकी सेलिंग प्राइस को हम क्या कर रहे हैं 12 रुपये से कम कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा सेलिंग प्राइस मान लो पहले x रुपया था और बाद में इसकी सेलिंग प्राइस को हम x माइनस 12 रुपये कम कर दे रहे हैं, तो जो हमको पहले क्या होता था, पहले हमारा कुछ कास्ट प्राइस रहा होगा, उस पर हमको क्या मिल रहा था 5% का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी वही प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया, कितने, आप कहोगे 2.5% के लॉस पे कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम आपसे पूछें यह जो 5% का पहले लॉस प्रॉफिट हो रहा था और वह कन्वर्ट हो गया लॉस में 2.5% के, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप कहोगे क्योंकि हमने क्या है, जो हमारा विक्रय मूल्य था उसको हमने कम कर दिया, घटा दिया। कितना घटा दिया, 12 घटा दिया। यानी यह जो, अगर आप कहो उधर हमको क्या 5% का लाभ हो रहा था और यहाँ पे क्या हानि हो रही है। अगर हमारा कुछ सीपी यहाँ पे रहा होगा इस तरह से, पहले हम बेचते थे तो हमको 5% का लाभ होता था, कुछ सेलिंग प्राइस रहा होगा 100 रुपया। अभी क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है, कितना 2.5% का। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, अब x माइनस 12। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह ओवरऑल जो इस 12 के गैप होने की वजह से कितना परसेंटेज का चेंज आ रहा है, तो कहोगे 5 इधर और 2.5 इधर, यानी ओवरऑल कितना, आप कहेंगे 7.5% का चेंज हो रहा है, ठीक। क्योंकि अब यह लाभ होता था, अब इधर क्या हो गया, यह हानि में कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल जो चेंज आया, जो इस पूरे ग्राफ में अगर हम देखें कितना गैप बन रहा है, तो वह कहोगे आप 7.5% का गैप, ठीक है, 7.5% का हो रहा है। भाई 2.5%, इसको 2+1/2% भी लिख सकते हो ना।
या 2.5 लिख दो तो 7 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो यह जो 7.5% का बन रहा है गैप, ये किसके क्यों हो रहा है? क्योंकि यह 12 हम कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और हमको पता है जो चेंजिंग हो रही है यानी लॉस या प्रॉफिट का जो हो रहा है उसको हम किस पे काउंट करते हैं? सीपी पे काउंट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने उस समय बताया कि वह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके अंडरस्टैंडिंग से हम यहाँ पे क्वेश्चन कितने आसानी से देखो निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे हमारा सीपी कितना हो जाएगा? 12 बटा में अगर 7 में 14 15/2 कर दोगे इसको 7.5% गुणे 2 हो जाएगा, और यह बटा कितना 100 ही होगा, तो यानी यहाँ पे हमको 200 मिल जाएगा, और ये हमको कितना मिलेगा? गुणे 100। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 5 3 15, ये हो गया 20, यहाँ से मिलेगा हमको 4, तो 4 दूनी 4 चौका 1600। ठीक है, यह मिला हमको 1600। 1600 क्यों कर रहे हैं? 100 का हमको यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से। इतना हमारा हो गया ना, तो हमें अगर हम बोले सीपी हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 12 गुणे में ये 15/2 होता है, तो ये कितना, अगर यहाँ पे इसको लिखोगे 15/2 तो उधर जाएगा तो 2/15। 15 देखो यहाँ पे यह हो जाएगा आपका सीपी 15/2%। परसेंट को चेंज करोगे तो ये 100 हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो ये 200 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा? 2400। ठीक है, तो सीपी कितना मिल जाएगा? 16। ठीक है, तो कौन सा 160, तो कौन सा ऑप्शन होगा? 160। अब देखो अगर आप चाहो तो बेस इसको समझ लो कि जैसे बुक वगैरह में कैसे लगाया जाता है इस क्वेश्चन को, कि हमने कहा कि पहले मान लेते हैं आपका सीपी कुछ एक्स रहा होगा। ठीक है, और इसको हम 5% लाभ पे बेचते थे, तो यह वैल्यू ये हमारा क्या हो गया? यह हो गया हमारा एसपी। ठीक है, अब हमने क्या किया? एसपी को 12 रुपये से कम कर दिया, तो ये हमारा एसपी था एक्स का 105%। इसमें से जब 12 रुपया कम कर देते हैं तो हमको क्या होता है? अब हमको 2.5% का लॉस हो रहा है, तो यह नया एसपी यह है, तो सीपी पे हमको कितना 2.5% का लॉस हो रहा है, तो हमारा सीपी कितना एक्स है, और इस पर 2.5% का लॉस हो रहा है, तो यह कितना हो जाएगा? 5/2। 100% का परसेंटेज निकाल रहे हो, परसेंटेज ऐसे रहने दे, कट जाएगा। तो अगर अब इसको सॉल्व करो तो यह कितना हो जाएगा? इसको यहाँ से इधर लेके आओगे। ठीक है, तो सॉरी ये लॉस हो रहा है ना, तो 5/2 यानी ये कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? 2.5% का ना, 2.5 का, तो 2.5 मतलब अगर आप 100 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा? 97.5%। ठीक है, अब इसको हम इधर लेके आएंगे, इसको 105 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यह कितना देगा? 2.5, और उधर तो यह ओवरऑल हो जाएगा 7.5% बराबर कितना? 12। तो 7.5% क्या हुआ? 15/2। वही तो हुआ ना जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच गए 15/2। अब यहाँ से करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 160 रुपया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस इसमें आपको जो समझने वाली बात है वह यह समझना है कि जब हम 12 रुपया रिडक्शन कर रहे हैं सेलिंग प्राइस में, तो जो हमको 5% का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, 5% का जो हमको प्रॉफिट हो रहा है, अब वो क्या लॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अगर हम कहें कि इस 12 रुपये के गैप की वजह से हमको ओवरऑल कितना कितना चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो 5 से 2.5%, यानी आप कहोगे 7.5% का चेंज हो रहा है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन होता कि पहले 5% प्रॉफिट होता था, ठीक है, एक सेकेंड, अगर अब यही देता कि पहले नीचे कर लेते हैं कि पहले 5% का प्रॉफिट हो रहा था, अब केवल 2.5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना चेंज होता? तो आप कहोगे कि पहले 5% का प्रॉफिट होता था, अब केवल 2.5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी हमारा मार्जिन कितने से कम हो गया? 2.5% कम हो गया। तो यह जो 2.5% है, यह मार्जिन जो हमारे प्रॉफिट में कम हुआ, यह किसकी वजह से हुआ? क्योंकि हम 12 घटा दिए, तो यहाँ पे अब 2.5% होगा। लेकिन यह लॉस हुआ तो इस एक स्पेक्ट्रम की इधर होगा और एक ग्राफ समझ लो इस ग्राफ की इधर होगा। ठीक, यानी अभी पहले कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपको लाभ हो रहा है, फिर अभी नुकसान हो रहा है। तो इसका क्या मतलब? अगर जैसे 100 कोई वैल्यू है, 100 पे 5% का लाभ होगा तो वही एक वैल्यू 105 होगा, और 5% का नुकसान होगा तो वह वैल्यू 95 हो जाएगी। तो ओवरऑल टोटल कितना इसमें हुआ? आपको टोटल 10% का परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही रहेगा। आगे फिर अगली वीडियो आएगी, उसमें और कॉन्सेप्ट कुछ बचे हैं उसको सीखेंगे। अभी हमारा डिस्काउंट बचा है, मार्क प्राइस बचा है, ठीक है, डिसऑनेस्ट सेलर बचा हुआ है,
इन सभी कॉन्सेप्ट को हम अगली वीडियो में सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।